वेलकम स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर स्मिता शर्मा और हम सब मिलकर बीएससी पार्ट 2 के सेकंड पेपर का चैप्टर पढ़ रहे थे रियल, जिसका नाम है रियल गैसेस, वास्तविक गैसें। इसके अंदर हमने पिछले लेक्चर में वैन डर वाल इक्वेशंस पढ़ रहे थे। वैन डर वाल ने एक्चुअल में जब ये पता लग गया प्रयोगों से कि जो वास्तविक गैसें हैं वो आदर्श गैस के जैसा व्यवहार नहीं करती, तो जो आदर्श गैस के लिए जो समीकरण है उसमें भी कुछ चेंजेस होने चाहिए। और इन चेंजेस के लिए अलग अलग वैज्ञानिकों ने, अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग प्रकार के थ्योरीज़ दी और फिर उसके आधार पर उन्होंने कई समीकरण दी। उसमें से एक प्रकार की समीकरण थी विरियल समीकरण, जिसको हमने पिछली बार पढ़ा था, पिछले लेक्चर में पढ़ा था। उसके बाद जो काफ़ी हद तक वास्तविक गैसों के व्यवहार को समझाने के लिए मुख्य आधार, जो मुख्य इक्वेशन जो दी वो वैन डर वाल ने दी थी। और वैन डर वाल ने इक्वेशन देने का आधार बनाया एंड्रयू के प्रयोग के। एंड्रयू ने एक कार्बन डाइऑक्साइड गैस पे प्रयोग किया था। उसने प्रेशर और वॉल्यूम में बदलाव करते हुए अनेक अलग अलग तापमान पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस के व्यवहार का अध्ययन किया था। तो वो पूर्ण रूप से प्रायोगिक वक्र उसने खींचे थे और उससे उसने कुछ निष्कर्ष दिए थे। तो वैन डर वाल ने उसी एंड्रयू के जो एक्सपेरिमेंट है उसको मुख्य आधार बनाते हुए अपनी समीकरण दी। अब वो समीकरण देने से पहले उसने कहा कि जो मूल अपने जो अणुगति सिद्धांत है, गैसों का गत्यात्मक सिद्धांत है, उसमें जो मूल हम जो पोस्टुलेट्स देते हैं उन्हीं में करेक्शन करने की ज़रूरत है। तो उसके दो कारण बताए थे। एक तो ये पहला कारण उसने कहा कि हम जो आदर्श गैस समीकरण लिखते हैं वो PV इक्वल्स टू RT, 1 मोल गैस के लिए। तो उसने कहा कि जो ये प्रेशर और वॉल्यूम है ये हम एब्सोल्यूट लेते हैं, है ना। तो उसने कहा ये जो मान हम लेते हैं ये सही नहीं है। सही इसलिए नहीं है क्योंकि गैसों के गत्यात्मक सिद्धांत के जो पोस्टुलेट्स हैं उसमें हम ये मानते हैं कि जो अणुओं का स्वयं का जो घेरा गया आयतन है वो गैस के आयतन के मुकाबले नगण्य होता है और हम उसको ज़ीरो मान के छोड़ देते हैं। लेकिन गैस के अणुओं का आयतन कितना भी कम हो, लेकिन वो कुछ ना कुछ आयतन घेरते ही हैं पात्र का। जैसे ही वो कुछ आयतन खुद स्वयं घेर लेते हैं तो उनको फ्रीली घूमने के लिए जो स्थान है वो उन्हें बहुत कम प्राप्त हो पाता है। तो उसने कहा कि जो अपन V मानते हैं से कुछ हिस्सा माइनस होना चाहिए, तो एक्चुअल वॉल्यूम हमारा पहले के मुकाबले थोड़ा सा कम होता है। इस आधार पे उसने जो एक्चुअल वॉल्यूम जो हम इसमें प्रयुक्त करते हैं आदर्श गैस समीकरण में, वो उसने कहा V-B होना चाहिए। दूसरा उसने जो करेक्शन, इसको हम कहते हैं वॉल्यूम करेक्शन या आयतन संशोधनांक। दूसरा जो उसने करेक्शन दिया वो ये कि हम ये मानते आए हैं कि गैसों के प्रत्येक अणु पर कोई भी आकर्षण या प्रतिकर्षण बल नहीं होता, उनके मध्य कोई नहीं होता। ये प्रारंभिक पोस्टुलेट्स में मान लिया गया था। लेकिन उसने कहा नहीं, वास्तव में इनके बीच में एक आकर्षण बल होता है, अंतराण्विक आकर्षण बल होता है। और इस कारण से क्या होता है कि अगर कोई अणु अंदर बैठा हुआ है, गैस के अंदर है, तो उसके चारों तरफ से गैस के अणु हैं वो उसको अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, जिस कारण से उसके ऊपर लगने वाला आकर्षण बल शून्य, वो अणु जो है साम्यावस्था की स्थिति में आ जाता है, क्योंकि उसके चारों तरफ से जो लगने वाला बल है वो ज़ीरो हो जाता है। लेकिन जो किनारों पे, पात्र के किनारों पे जो गैस के अणु होते हैं उनमें एक तरफ तो अणु है और दूसरी तरफ पात्र की दीवार आ जाती है। इस कारण से उस पर लगने वाला जो बल है वो ज़ीरो नहीं होता, पीछे की तरफ उसको खींच रहा है। इस कारण से जब वो पात्र की दीवार पे टक्कर मारता है, या हम यूँ कहें कि वो दाब लगाता है, तो वो उतना दाब नहीं लगा पाता जितना कि वो अगर आकर्षण बल नहीं होता तो लगा पाता।
तो इस कारण से उसने ये कहा कि जो हम प्रेशर की बात कर रहे हैं वो प्रेशर एक्चुअल में अणु के पास ज़्यादा प्रेशर होना चाहिए। तो उसने उस फैक्टर को, जो उसका प्रेशर हम नाप रहे हैं, वो एक्चुअल में पी माइनस बीटा है। फिर बीटा का हमने पढ़ा था कि बीटा किस पे निर्भर करता है। बीटा दो चीज़ों पे निर्भर करता है। एक तो ये कि प्रति एकांक आयतन में कितने अणु आकर्षित कर रहे हैं। दूसरा, कितने अणु प्रति सेकंड प्रति एकांक क्षेत्रफल में आपस में टकरा रहे हैं, दीवार से टकरा रहे हैं। इसके ऊपर बीटा निर्भर करता है। और ये दोनों ही फैक्टर किस पे निर्भर करते हैं? ये दोनों ही फैक्टर घनत्व पे निर्भर करते हैं। इस आधार पे हमने कहा था बीटा इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी इंटू डी, या बीटा इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर। यहाँ तक हमने पिछले लेक्चर में, आज हम उससे आगे पढ़ेंगे। तो हम इसको क्या कह सकते हैं कि गैस के जो बीटा है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर। लेकिन हमें मालूम है डेंसिटी, घनत्व क्या होता है? डेंसिटी होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, प्रति एक द्रव्यमान बटे आयतन, प्रति एकांक आयतन का द्रव्यमान। तो D इज इक्वल्स टू एम अपॉन वी लिख सकते हैं। अगर हम m को 1 कर दें तो D जो है वो किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा? 1/v के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो हमारा इस प्रकार से एक निश्चित द्रव्यमान के लिए अगर द्रव्यमान हम बदल नहीं रहे तो घनत्व आयतन पर निर्भर करेगा। तो बीटा किस पर निर्भर करेगा? बीटा v स्क्वायर पे, 1/v² पे निर्भर करेगा। प्रोपोर्शनल साइन हटाने के लिए हम एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं जो कि a माना गया था, a/v²। तो बीटा का मान, तो pi का मान हमारा क्या हो गया? pi का मान हो गया p प्लस a/v²। अब pi और vi दोनों के मान हमने निकाले, वो आदर्श गैस समीकरण में रख देने पर हमारे को निम्न समीकरण प्राप्त होती है। p प्लस a/v² इंटू v माइनस b बराबर RT। तो ये हमारी क्या हो गई? ये हमारी वेंडर वॉल द्वारा दी गई गैसों के लिए समीकरण हो गई। इसको हम वेंडर वॉल समीकरण कहते हैं। 1 मोल की जगह अगर हम n मोल ले लें तो ये जो गैस, ये जो समीकरण है ये मॉडिफाई होके कुछ ये रूप ले लेती है, p प्लस an² अपॉन v² इंटू v माइनस nb बराबर nRT। अब ये तो वेंडर वॉल ने अपने तर्क के आधार पर ये समीकरण दे दी। अब मुख्य बात ये है कि ये जो वेंडर वॉल समीकरण है ये वास्तविक गैसों को समझाने में सक्षम है या नहीं, ये भी हमारे को देखना पड़ेगा। तो अब हम क्या कर रहे हैं? सैद्धांतिक मान मतलब जो हम वैसा का वैसा ग्राफ प्लॉट करते हैं जैसा एंड्रयू ने किया था। एंड्रयू ने प्रयोग किया था, प्रयोग करके उसने क्या करा था? P और V में ग्राफ बनाए थे कीपिंग टेम्परेचर कांस्टेंट, यानी उसने समतापी वक्र खींचे थे P और V के मध्य। हम भी इस समीकरण की सहायता से P और V के मध्य वक्र खींचेंगे कीपिंग टेम्परेचर कांस्टेंट, ताप को स्थिर रखते हुए, और फिर हम इन दोनों ग्राफ की तुलना करेंगे, एक प्रायोगिक वक्र की और एक सैद्धांतिक वक्र की। अगर ये दोनों एक दूसरे के समान प्राप्त होते हैं या सैद्धांतिक वक्र पूर्ण रूप से प्रायोगिक वक्र को समझाने में सक्षम रहता है तो हम ये कह सकते हैं कि ये समीकरण पूर्ण रूप से, सैद्धांतिक रूप से हम इस घटना वास्तविक गैसों को समझाने में सक्षम हैं। तो हम ये देखेंगे। तो हम क्या कर रहे हैं? हम सैद्धांतिक तथा प्रायोगिक परिणामों की तुलना। तो हम इसको तुलना करने से पहले हम इसको थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे। तो रीअरेंज करते हैं तो हमारे को क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद एक समीकरण प्राप्त होती है जो कि v की क्यूबिक फॉर्म में है, v³ माइनस b प्लस RT अपॉन p इंटू v² प्लस AV अपॉन p माइनस AB अपॉन p इक्वल्स टू 0। अगर हम इसको देख रहे हैं तो ये हमारी इक्वेशन जो है वो किस रूप में हो गई? ये हमारी तृतीय घात की समीकरण है। अब तृतीय घात की समीकरण में हमारे को मालूम है उसके 3 रूट्स होते हैं, 3 मूल होंगे। 3 मूल में से
क्या कंडीशन है? कंडीशन ये है कि एक वास्तविक हो सकता है, दो काल्पनिक हो सकते हैं, या तीनों ही वास्तविक हो सकते हैं। दोनों ही कंडीशन संभव है अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स। अतः इस समीकरण में t नियतांक पर समतापी खींचे जाएं तो p के विभिन्न मानों के लिए v के 1 या 3 रियल मान प्राप्त होंगे। इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम t को कांस्टेंट करके p के अलग अलग मानों के लिए v का मान निकालें तो v के क्या होंगे? v के या तो एक रियल मान प्राप्त होगा या 3 रियल मान प्राप्त होंगे। इसका अर्थ ये है कि में अगर कोई एक सीधी लाइन खींची जाए, मतलब p वर्सेस v के ग्राफ में p को कोई कांस्टेंट मानते हुए अगर हम एक स्ट्रेट लाइन खींचे तो वो उस वक्र को या तो 3 जगह पर काटेगी या वो एक जगह पर काटेगी। अतः वैन डर वाल्स समीकरण के समतापी वक्रों का ग्राफ चित्र में दिखाए अनुसार होगा। अब हम इसका ग्राफ देख लेते हैं। ग्राफ हमारा कुछ ये प्राप्त होता है। अब ये ग्राफ अगर आपको थोड़ा सा ध्यान में आ जाए, नहीं तो मैं दिखा देती हूँ। ये आपका ग्राफ काफ़ी हद तक बिल्कुल वैसा ही दिखाई दे रहा है, कुछ हद तक दिखाई दे रहा है एंड्रयू ने जो प्रायोगिक वक्र बनाया था। ये ग्राफ हमने कहाँ से बनाए? ये हमने वैन डर वाल्स समीकरणों से p को बदलते हुए v के मान लिए हमने अलग अलग टेम्परेचर पे, और फिर हमने अलग अलग आइसोथर्मल प्लॉट किए हैं। तो ये हमारा थ्योरेटिकल कर्व्स हैं, और एक्सपेरिमेंटल कर्व्स में एक बार आपको दिखा देती हूँ। एक्सपेरिमेंटल कर्व्स हमने जो देखे थे वो ये हमारे एंड्रयू के एक्सपेरिमेंटल ग्राफ है। तो हमारा काफ़ी हद तक हमारा एक जैसा सा दिख रहा है, लेकिन इसमें अभी भी काफ़ी असमानताएं हैं। तो वो असमानताएं वो दूर कर पाए थे या नहीं, ये हम देखेंगे। अब इसमें हमने मुख्य रूप से 3 ग्राफ टेम्परेचर स्टडी किए थे, उन्हीं को हम वैन डर वाल में यूज़ करने की कोशिश करेंगे। 13.1, 21.5 डिग्री और 31.7 की वैल्यूज़ हमने कंसिडर करी थी एंड्रयू के एक्सपेरिमेंट में। यही हम उसके अंदर वैन डर वाल्स समीकरण में भी यही यूज़ करना चाहेंगे। तो अब हम इस ग्राफ को वापस से देखते हैं। तो अब इस ग्राफ को प्लॉट करने से पहले हमारे को एक समीकरण बनानी पड़ेगी जो कि p के मानों को हम पुट करें और v के मान दे, या v के मान पुट करें p का मान दे, कुछ इस रूप में हम प्राप्त कर लेते हैं। तो हमने क्या करा, जो आपकी वास्तविक गैस यानी वैन डर वाल गैस समीकरण है उसको ऐसे लिख लिया है। लिख सकते हैं, हमें इसमें कोई दिक्कत नहीं है। RT/v माइनस बी माइनस a/v²। अब अगर हम केवल इस समीकरण को देखें तो हमारे को क्या पता चलता है कि v का अगर मान बहुत ज़्यादा है तो p का मान बहुत ज़्यादा कम होगा, क्यों? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। अब v का मान अगर अनंत हो जाएगा तो p का मान 0 हो जाएगा, और v का मान अगर अत्यंत कम हो तो वो किसको टेंड करेगा? वो b को टेंड करेगा। b को टेंड करेगा तो p जो है वो इन्फिनिटी को टेंड करेगा। अच्छा, इसमें यहाँ ध्यान देने की ज़रूरत है कि v जो है उसका मान b से छोटा नहीं हो सकता। इस स्थिति में p नेगेटिव हो जाएगा, जो कि गलत है। अब ये गलत क्यों है? क्योंकि b वो फैक्टर है जो अणुओं के स्वयं के द्वारा घेरे गए आयतन को रिप्रेजेंट करता है। अगर अणु का खुद का आयतन तो हमेशा रहेगा ना, कोई अणु कोलैप्स तो नहीं हो रहा, तो उसका आयतन तो हमेशा बना रहेगा, ठीक है। इसलिए p नेगेटिव नहीं हो सकता। अब वैन डर वाल के सैद्धांतिक वक्रों व एंड्रयू के प्रायोगिक वक्रों में बहुत कुछ समानताएं दिखाई देती है, परंतु क्रांतिक बिंदु x में निम्न महत्वपूर्ण अंतर दिखाई देते हैं। अब क्या अंतर दिखाई दे रहे हैं वो हम पहले एक ग्राफ से पढ़ लेते हैं। इसमें जो पहला ग्राफ है वो हमारा क्या है, 13.1 डिग्री सेंटीग्रेड पर, है ना। तो उसके अंदर अगर एक्सपेरिमेंट का ग्राफ ध्यान है तो उसके अंदर एक बार आपको दिखा भी देती हूँ। इसमें पहले एक बार इसमें देख लीजिए। इसमें ये जो ग्राफ है 13.1 डिग्री में,
उसमें कैसा ग्राफ बन रहा है, कैपिटल ए से शुरू करें, ए बी, फिर स्मॉल ए, फिर स्मॉल बी, फिर स्मॉल सी, फिर कैपिटल सी, फिर कैपिटल डी, यानी एक बीच में एक तरंग बन रही है, साइन वेव टाइप फॉर्मेशन आ रहा है। अब हम एक बार एंड्रयू का ग्राफ देख लेते हैं इसी टेम्परेचर पे। ये देखिए, इसमें क्या है, ए बी, बी के बाद सीधे सी और फिर डी है। तो इसमें वो जो तरंग फॉर्मेशन जो वैन डर वाल समीकरण से आ रहा है वो इसके अंदर नहीं आ रहा। अब हम इस ग्राफ को उसने जिस तरीके से एक्सप्लेनेशन दिया था उसको हम देखते हैं। सैद्धांतिक वक्र तरंगाकार है, वह ए पर उच्चिष्ट है, दिखाई दे रहा है हमें, सी पर निम्निष्ठ है, और प्रायोगिक वक्र एक सरल रेखा बी सी है। ये हमने देखा था, प्रायोगिक रेखा में तो बी से सी एक सीधी लाइन खींची हुई है, और प्रायोगिक वक्र में बीसी भाग में p कांस्टेंट रहता है। तो बीसी भाग में सीधी रेखा दिखती है, तो प्रायोगिक वक्र के अंदर तो b से c तक p कांस्टेंट रहता है, v हमेशा डिक्रीज होता जाता है। तो हम कह रहे थे कि उसके अंदर संघनन होता है या कंडेंसेशन होता है। कंडेंसेशन होता ही है क्योंकि गैसियस स्टेट से वो धीरे धीरे लिक्विड स्टेट में आ रही है, द्रव वाष्प अवस्था से धीरे धीरे वो द्रव अवस्था की ओर अग्रसर होती है। अगर उल्टा चले तो हम उसको वेपराइजेशन या वाष्पन कह सकते हैं। अब हम सैद्धांतिक वक्र देखें तो सैद्धांतिक वक्र के अंदर हम सबसे पहले देखते हैं सी बी ए। सी बी ए, छोटा सी छोटा बी छोटा ए, सी बी ए, इसके अंदर क्या हो रहा है, इसमें देखो प्रेशर बढ़ रहा है और वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, दोनों चीज़ें बढ़ रही हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, प्रेशर के बढ़ने के साथ वॉल्यूम बढ़ रहा है, दाब के बढ़ने के साथ आयतन बढ़ रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, डेल पी बाय डेल वी जो है वो ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। लेकिन एक्सपेरिमेंट में तो ऐसा कुछ होता नहीं है। एक्सपेरिमेंट के हिसाब से भाई प्रेशर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। तो ये एक जो अवस्था है जिसमें प्रेशर भी बढ़ रहा है और वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, ये एक अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की स्टेट होनी चाहिए, अस्थायी अवस्था होनी चाहिए। मतलब ये स्टेट बनाई जा सकती है लेकिन ये स्टेबल नहीं रहेगी, ये कुछ कंडीशंस पे ही बनेगी और फिर जैसी वो कंडीशंस रिमूव करी वो हट जाएगी। तो अनस्टेबल स्टेट होने के कारण यह अतः गैस इस अवस्था में नहीं रह सकती। तो ये सी बी ए वाली जो स्टेट है, इस स्टेट में गैस नहीं रह सकती। अब दूसरा हम देखें इसके अंदर डी सी सी, डी कैपिटल सी और छोटा सी, और इधर हम देखें कैपिटल ए, कैपिटल बी और स्मॉल ए। इन दोनों ही स्थितियों में क्या हो रहा है, इन दोनों स्थितियों में आयतन, जब प्रेशर डिक्रीज हो रहा है तो वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज और प्रेशर इंक्रीज हो रहा है तो वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, दोनों ही स्थितियों में। तो इसके अंदर हम क्या कह सकते हैं कि DCC व ABA भागों में वॉल्यूम के बढ़ने के साथ प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, आयतन के बढ़ने के साथ दाब कम हो रहा है, या डेल P बाय डेल V इज़ लेस देन 0। अब ये अवस्था संभव है तो ये एक स्थायी संतुलन की शर्त है, तो यहाँ पर गैस आराम से रह सकती है। अब प्रश्न ये उठता है, क्वेश्चन ये है कि यहाँ तक तो चलो ठीक है, यहाँ ए से आपकी गैस स्मॉल ए तक पहुँच जाएगी, और यहाँ से अगर सी पर गैस है तो सी से डी तक पहुँच सकती है। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि ए से सी तक की जो रेंज है वो अस्थायी अवस्था है, तो गैस यहाँ पर से यहाँ पर क्यों जाएगी और कैसे जाएगी। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने थर्मोडायनेमिक्स का सहारा लिया था। उन्होंने क्या करा, सबसे पहले एक BC लाइन खींची, बी से कैपिटल सी तक की लाइन खींच ली। अब वो ये जो लाइन है इससे हमारे दो क्षेत्र बन गए, एक तो BAB और एक BCC, ये दो क्षेत्र आपके बन गए। अब हम इसको देखेंगे, C से B में T, P व एंट्रोपी कांस्टेंट है, टेम्परेचर तो क्योंकि हमने आइसोथर्मल बनाया टेम्परेचर कांस्टेंट है ही।
अगर हम बी से सी सीधी रेखा खींचते हैं तो प्रेशर कांस्टेंट हो जाता है, और टेम्परेचर कांस्टेंट है इसलिए एंट्रोपी भी कांस्टेंट हो जाएगी। अब एंट्रोपी को थर्मोडायनेमिक्स में हमें पता है कि वो पथ पर निर्भर नहीं करती। तो अगर हम ये पाथ लें, डी क्यू अपॉन टी एंट्रोपी होता है, डी क्यू अपॉन टी का जो पाथ है वो हम सी बी बी लें चाहे सी सी बी ए बी लें, दोनों की एंट्रोपी समान होगी। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है ना। तो समतापी वक्र के लिए टेम्परेचर कांस्टेंट है। जो फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स है, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम है, उससे हमें पता है कि जो ऊष्मा में परिवर्तन है वो दो भागों में विभक्त होता है। एक तो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन प्लस किया गया कार्य, चेंजेस इन इंटरनल एनर्जी एंड टोटल वर्क डन। तो हम यहाँ पर डी क्यू की जगह डी यू प्लस पी डी वी दोनों जगह रख देते हैं। अब डी यू भी जो है वो हमारी क्या होती है, प्रारंभिक और अंतिम बिंदुओं पर निर्भर करती है। आंतरिक एनर्जी वो भी पार्ट डिपेंडेंट नहीं होती। तो हम उसको इंटीग्रेट अगर करें तो बी से सी उसमें चेंज आ रहा है, तो हम उसका इंटीग्रेशन सिंपली यू बी माइनस यू सी कर सकते हैं। इधर भी यू बी माइनस यू सी करेंगे क्योंकि फर्स्ट और लास्ट पॉइंट हमारे दोनों केसेस में सेम है। तो इंटरनल एनर्जी कैंसिल आउट हो जाएगी। तो अब हमारे पास सिर्फ ये चीज़ समझाने वाली रह गई कि सी बी बी का जो वर्क डन है वो अगर सी सी बी ए बी वर्क डन के बराबर अगर होता है तो हमारा गैस इस रास्ते को क्रॉस कर लेगी, नहीं तो नहीं करेगी। अब ये कैसे सिद्ध हो, इसके लिए उसने कहा कि सी बी रेखा जो है वो कुछ इस प्रकार खींची जानी चाहिए कि जो ऊपर का क्षेत्र है, जो हमने दो क्षेत्र माने थे इसके अंदर, उस क्षेत्र तो एरिया सी सी बी ए बी का जो क्षेत्रफल है वो हमारा एरिया सी बी बी क्षेत्रफल के बराबर होना चाहिए। ये बराबर अगर क्षेत्रफल होंगे तो दोनों ही स्थितियों में हमें पता है जो क्षेत्रफल घेरा गया वो किया गया कार्य के बराबर होता है। तो ऐसी स्थिति में दोनों किए गए कार्य बराबर हो जाएंगे और ऊपर वाली इक्वेशन हमारी सेम हो जाएगी। यह तभी सत्य होगा जब सी सी बी सी तथा बी ए बी एरिया बराबर हो। वेंडर वाल वक्र से स्पष्ट है। अब वेंडर वाल भाग में ये मतलब अगर ये दोनों सेम हो जाते हैं तब तो ये वाली जो वास्तविक गैसों के लिए ये वेंडर वाल समीकरण पूर्ण रूप से सक्षम है, और अगर ये इक्वल नहीं होते तो हमारे थोड़ा सा डेविएशन दिखाई देगा। तो करीब करीब वेंडर वाल इक्वेशन पूर्ण रूप से वास्तविक गैस को समझाने के लिए प्रयुक्त की जा सकती है। अब इसके अंदर दो भाग हैं। एक तो ए बी भाग जो है वो गैस अवस्था को दिखाता है, ये वैसे ही है जैसे एंड्रयू ने दिखाया था। सी डी भाग है वो द्रव अवस्था को दिखाती है जैसा एंड्रयू ने दिखाया था। अब इसके अंदर दो भाग और है क्योंकि तरंग फॉर्मेशन है। तो बी से ए तक का भाग वो कौन सा भाग है, वो कहलाता है हमारा अति संतृप्त वाष्पावस्था, सुपर स्टेट, ये सुपर हीटेड गैसियस स्टेट कहलाती है। और सीसी भाग जो है वो अति संतृप्त द्रवावस्था कहलाती है, सुपर सैचुरेटेड लिक्विड स्टेट कहलाती है। यानी ये वो स्टेट है जिसमें प्रॉपर्टीज़ के कारण तो वो गैसियस स्टेट में रहती है, लेकिन एक्चुअल में उसके जो पैरामीटर्स हैं उनको देखते हुए वो लिक्विड स्टेट में बदल जानी चाहिए थी। इस तरीके से होता है। तो अति संतृप्त वाष्पावस्था हम किसको कहते हैं, वह अवस्था जिसमें पदार्थ अपने प्राचालों के अनुसार, पैरामीटर्स के अनुसार द्रव अवस्था में रहता है तथा अपने गुणों के अनुसार, प्रॉपर्टीज़ के अनुसार गैस अवस्था में ही बना रहता है। तो ये हमारी दो नई कंडीशंस उसके अंदर इंट्रोड्यूस हो गई थी। तो ये हमने आज वेंडर वाल समीकरण कैसे निकाली वो पढ़ लिया, और हमने उसको जो प्रायोगिक वक्र है उससे जो सैद्धांतिक वक्र था, वेंडर वाल समीकरण द्वारा जो प्राप्त सैद्धांतिक वक्र था उसकी तुलना करी, और काफ़ी हद तक वेंडर वाल समीकरण उसको रिप्रोड्यूस करने में, प्रायोगिक वक्र को रिप्रोड्यूस करने में सक्षम रही। तो इसलिए ये वास्तविक गैसों के लिए वेंडर वाल समीकरण को एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन अभी इसके अंदर एक चीज़ और है, हम उसके गैस का जो व्यवहार है, गैस का व्यवहार हमने प्रारंभ में, अगर आपको ध्यान हो, इस चैप्टर के प्रारंभ में हमने 3 गैसेस का व्यवहार पढ़ा था, एक हाइड्रोजन के लिए, एक नाइट्रोजन के लिए और एक कार्बन डाइऑक्साइड के लिए। उनके व्यवहार में हमने ये पढ़ा था कि
जो टेम्परेचर है, हर एक गैस के लिए एक निश्चित टेम्परेचर होता है जिसको बॉयल टेम्परेचर कहते हैं। तो अब हम ये देखेंगे कि ये वैन डर वाल्स समीकरण, वो जो कंडीशंस हमने जो गैस का व्यवहार का अध्ययन किया था, उसको भी समझाने में सक्षम रहती है या नहीं। अगले लेक्चर में हम यही करेंगे। धन्यवाद।